इसमें मेरे लिए क्या है? ग्रेट डिजाइन को ग्रेट क्या बनाता है? जब आप ग्रेट डिजाइन के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है दोस्तों? शायद कुछ ऐसा जो आपकी अटेंशन को ग्रैब कर लेता है, वो ग्रेट डिजाइन होता है, या फिर आपकी मेमोरी में जो लंबे समय तक बना रहता है, वो ग्रेट डिजाइन होता है। चाहे एक आईफोन हो या मियास वेन डर रोहे की फेमस चेयर। तो दोस्तों, एक अच्छी तरह से डिजाइंड ऑब्जेक्ट बिना किसी गलती के यानी अनमिस्टेकेबल और कभी ना भूलने वाला यानी अनफॉरगेटेबल चीज की तरह होता है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि आप एक ग्रेट डिजाइन कैसे बनाते हैं? दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले यह समझना है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें अट्रैक्ट क्यों करता है और फिर हमारे दिल में क्यों बस जाता है। और ये समझने के लिए आपको फिगर आउट करना होगा कि लोग आखिर काम कैसे करते हैं। हम इस बुक में जानेंगे कि हमारा विजन कैसे काम करता है, यानी हमारा देखने का नजरिया कैसे काम करता है, हम चीजों को याद क्यों रखते हैं और ब्रेन के अन्य कॉग्निटिव फंक्शंस कैसे काम करते हैं। यह एक ऐसा पॉइंट है जो हर डिजाइनर को जानना चाहिए, भले वो एस्पायरिंग हो या अकम्प्लिश्ड। तो दोस्तों, हम इस बुक में सीखेंगे कि हम जो देखते हैं उसको समझने में पैटर्न्स हमारी मदद क्यों करते हैं, चीजें याद रखने के लिए कहानियां एक अच्छा टूल कैसे है, तथा आपको डिजाइन एम्पैथेटिकली क्यों बनानी चाहिए। दोस्तों, दुनिया को समझने के लिए लोग अपनी सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन का उपयोग करते हैं और विजुअल पैटर्न्स की तलाश करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक लेख ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एड स्क्रीन के साइड में फ्लैश हो रहा है। हमें यह समझना होगा कि उस फ्लैशिंग पेरिफेरल इमेज को इग्नोर करना और पढ़ने पर फोकस करना क्यों मुश्किल है। आपको समझना होगा कि इसके पीछे एनाटॉमिकल कारण होता है। दोस्तों, इस दुनिया को देखते वक्त हम अपने सेंट्रल विजन से ज्यादा हमारे पेरिफेरल विजन का उपयोग करते हैं और इसके पीछे कारण है। जब हम कुछ डायरेक्ट देखते हैं, उसकी डिटेल्स लेते हैं और पर्टिकुलर फीचर पर फोकस करते हैं, तो हम अपने सेंटर विजन का उपयोग करते हैं। हमारा पेरिफेरल विजन उस ऑब्जेक्ट के आसपास का सब कुछ कैप्चर करता है जो हम डायरेक्टली देख रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो सारे ऑब्जेक्ट्स, मूवमेंट्स और कलर्स जिन्हें हम डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं लेकिन तब भी देख सकते हैं। कॉन्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है कि ज्यादातर लोग एक सीन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अपने पेरिफेरल विजन का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि एडवर्टाइजर्स वेब पेज के किनारे पर एड्स को वेटेज देते हैं, क्योंकि यह स्पेस अटेंशन ग्रैब करने की गारंटी देती है। तो दोस्तों, हमारे पेरिफेरल विजन यानी मार्जिनल या एक्सटीरियर विजन का उपयोग करने की इस टेंडेंसी ने हमारे एवोल्यूशनरी सेंसेस को परफेक्ट बनाया है। जीवित रहने यानी सरवाइव करने के लिए हमारे एंसेस्टर्स को उनकी सराउंडिंग से बहुत सावधान होने की आवश्यकता होती थी दोस्तों, और मार्जिनल विजन ने उन्हें अन्य कार्यों से कनेक्ट रहने के दौरान अलर्ट रहने के लिए केपेबल बनाया है। यहां तक कि जब आप टूल्स को शार्प करते हैं या खाने की तैयारी करते समय, इस आधी नजर या परिधीय विजन ने हमारे एंसेस्टर्स को भूखे शेर जैसे खतरों पर नजर रखने के लिए केपेबल बनाया है। दोस्तों, हमारा सेंट्रल विजन अलग तरह से काम करता है। जब मनुष्य इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली देखते हैं, वे पैटर्न्स ढूंढते हैं। आप कल्पना करें, एक सीधी रेखा में 4 डॉट्स के पेयर्स हैं, यानी 8 डॉट्स हैं, और हर एक पेयर के बीच एक छोटा स्पेस है। आपकी विजन अधिक सेंसिटिव होती है गैप्स को रजिस्टर करने में, और इस प्रकार एक पैटर्न का अनुभव कराती है। एक सीधी रेखा में 8 इंडिविजुअल डॉट्स की बजाय हमारा ध्यान 4 पेयर्स पे ज्यादा जाता है। तो दोस्तों, पैटर्न्स उन सभी नई सेंसरी एब्जॉर्बेबल जानकारी को सुलझाने के तरीके को आसान बनाते हैं जिनका हम पर लगातार बॉम्बार्डमेंट हो रहा होता है। यहां तक कि अगर कोई क्लियर पैटर्न नहीं है तो आपकी आंखें और ब्रेन उन्हें बनाने के लिए कंबाइंडली काम करने लग जाते हैं। जो भी आप देख रहे हैं उसमें बेसिक शेप, रेक्टेंगल और स्फीयर या कोई और शेप आइडेंटिफाई किया जाता है हमारे विजन के द्वारा। तो हमारा विजन पैटर्न्स को बनाता है, इवन दो उस चीज में कोई पैटर्न हो या ना हो। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम आने वाले वर्ड्स में इस पर भी बात करेंगे कि कैसे पैटर्न्स पहचानने का मेथड आपके विचार और इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। आपको इंफॉर्मेशन को तोड़ने और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए मेमोरी को पूरी तरीके से समझने की जरूरत है। हाँ दोस्तों, आपके जागने के बाद हर सेकंड आपका सबकॉन्शियस लगभग 40 अरब से अधिक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन से डील कर रहा होता है। हालांकि इस जानकारी का केवल 40% ही आपके कॉन्शियस ब्रेन में ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा क्या है जो किसी प्रकार की नॉलेज को हमारे दिमाग में स्टिक कराता है
और बाकी को नहीं कराता है? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका माइंड केवल इंफॉर्मेशन को बाइट साइज पीसेस में प्रोसेसिंग करने में कैपेबल होता है। इसलिए यदि आप कभी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, चाहे प्रेजेंटेशंस या एड्स में, तो श्योर करें कि आप एक बार में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग को या अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो आपको कितनी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए? स्टडीज से पता चला है दोस्तों, 4 एक मैजिक नंबर है। ऑब्वियसली हमेशा 4 पार्ट्स में इंफॉर्मेशन देना एक वायबल यानी व्यवहारिक ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्प्लिट कराना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। अगर आप किसी ग्रुप में कुछ कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन को 4 एलिमेंट तक स्प्लिट कराना ठीक रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप अमेरिकन फोन नंबर देख रहे हैं, तो उन्हें इस तरीके से डिवाइड आप पाएंगे, 642 374 3847। तो दोस्तों, एरिया कोड्स एक फैमिलियर फॉर्मेट में होते हैं, जिसका किसी व्यक्ति की लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होना ज्यादा पॉसिबल है। यह लॉजिकल तरीका है दोस्तों, फोन नंबर को 3 या 4 डिजिट में तोड़कर उसे लॉजिकल बनाने का और किसी की मेमोरी में उसको स्टिक रखने का। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन को ज्यादा डाइजेस्टेबल बनाने का एक और अच्छा तरीका है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। आइडिया यह है कि इंफॉर्मेशन के कंजम्पशन को जितना पॉसिबल हो सके उतना सिंपल और क्लटर फ्री प्रोसेस बनाना चाहिए। इसलिए प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर का यूज करने वाली वेबसाइट्स में कैटेगरीज की एक लिस्ट होती है, जो लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए हर कैटेगरी पर क्लिक करने की परमिशन देती है, और उससे और अधिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमें अदर सब कैटेगरीज पर क्लिक करना होता है। दोस्तों, मेमोरेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस यानी विस्मृति के तंत्र को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जानकारी को भूलना एक ऑर्डिनरी बात है। अगर आपको सब कुछ याद है, तो आप वाकई नॉलेज के साथ बहुत कामयाब होंगे। पर दोस्तों, आपका माइंड रूटीनली डिसाइड करता है कि क्या याद रखना है और क्या भूलना है। मानव विस्मरण यानी हमारी फॉरगेटफुलनेस विशेष रूप से हेल्पफुल होती है जब प्रोडक्ट डिजाइन की बात आती है। यदि आप माइंड में फॉरगेटफुलनेस को ध्यान में रखकर कोई भी डिजाइन बनाते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शामिल करने की श्योरिटी रखना जरूरी है, और आपको इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिजाइन में या लोगों को इसे देखने में आसान बनाना होगा। दोस्तों, आइडियाज को लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए सूटेबल बनाने के लिए स्टोरीज और क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स का यूज करें। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का स्कोप लिमिटेड है, इसलिए आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन सेट करना मुश्किल है। दोस्तों, इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए लोगों को उस इंफॉर्मेशन का यूज करना होगा। तो ये एक अच्छा तरीका होगा कि आप नई नॉलेज को रिपीट करें और किसी ऐसी चीज से जोड़कर देखें जिनसे आप पहले से ही फैमिलियर हैं। इस तरीके को अपनाने से पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहेगी, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देगी। रिपीटिशन का ये एक्ट एक्चुअल में फिजिकली माइंड को बदलता है। यदि इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट किया जाता है, तो माइंड में न्यूरॉन्स एक ट्रेस बनाते हैं, जिससे तेजी से इंफॉर्मेशन को याद रखना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए लोग कैटेगरीज भी बनाते हैं, और ऐसा करना बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो कंटेंट को मैनेजेबल चंक्स में कैटेगराइज करें। मॉडर्न ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है, और इसलिए यह आपको कैपेबल भी बनाता है कि आप सबटाइटल्स एंड हेडिंग्स का इस्तेमाल करके अपने डिजाइन को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि इंफॉर्मेशन स्टोरी के रूप में बेस्ट प्रोसेस्ड होती है, कहानी कहना आपके ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर करने का एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि कहानी का एक सीक्वेंशियल नैरेटिव है जो कि कारणों को एक्सप्लेन करता है। इसका यूज आपके बेनिफिट के लिए किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड लगातार पैटर्न्स की तलाश में रहता है। किसी भी कहानी का बेसिक पैटर्न होता है, इसके कारण यह हुआ, तब यह हुआ, फिर यह हुआ। तो दोस्तों, ये सब पैटर्न मन के लिए फॉलो करना बहुत आसान होता है। 2000 से अधिक साल पहले कवि एरिस्टोटल 3 एक्ट स्टोरी स्ट्रक्चर लाए थे। सबसे पहले सीन को सेट करते हुए कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, बीच में कैरेक्टर के प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स के साथ उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना, और एंड में क्लाइमैक्स और कंक्लूजन दिखाना। इस बेसिक स्टोरी स्ट्रक्चर का उपयोग आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यादगार बनाने वाली कहानियां बनाने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, अपना प्रोडक्ट बनाते समय याद रखें कि लोग एम्पैथी चाहते हैं और सख्ती से सोशल रूल्स फॉलो करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि अधिकतर जब आप किसी स्ट्रेंजर यानी अजनबी को देखकर मुस्कुराते हैं, तो अजनबी वापस मुस्कुराता है, क्योंकि इमिटेशन और सहानुभूति लोगों को नेचुरल रूप में लाती है।
तो दोस्तों, जब आप किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं तो आपके माइंड के सामने वाले भाग में प्री मोटर कॉर्टेक्स यानी मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट होते देखा गया है। एज अ रिजल्ट आप उस व्यक्ति के बिहेवियर की मिररिंग करते हैं। जब आप एक इंडिविजुअल स्माइल देखते हैं तो आपका प्री मोटर कॉर्टेक्स आपकी मुस्कुराहट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मिरर न्यूरॉन एम्पैथी या सहानुभूति की प्रोसेसिंग में भी शामिल होते हैं, जो कि इस बात को गहराई से समझने का इमोशनल रिस्पॉन्स है कि कोई व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। और यह हमें कहानी कहने की इंपॉर्टेंस पर वापस लाता है। कहानियां इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह मन में इमेजेस बनाती हैं जो मिरर न्यूरॉन्स के रिलीज को ट्रिगर कर सकती है, जो बदले में लोगों को एम्पैथी फील कराने के लिए लीड करती है। तो दोस्तों, इमिटेशन और सहानुभूति ऐसे तरीके हैं जो लोगों को दूसरों के साथ कनेक्ट कराते हैं और दोनों व्यक्ति को सोशल रूल्स के अकॉर्डिंग काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो जब लोग बातचीत करते हैं तो वह कुछ रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। मान लें कि आपका दोस्त टॉम आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं। वह शायद उम्मीद करेगा कि आप कुछ सोशल रूल्स के अकॉर्डिंग जवाब देंगे। यदि आप प्रोटोकॉल से दूर हो गए हैं और कुछ अजीब बातें करते हैं और जवाब ऐसे देते हैं कि मेरी आंटी को हरा रंग पसंद है, तो आपका दोस्त टॉम कंफ्यूज हो जाएगा। तो दोस्तों, जब ऑनलाइन बातचीत की जाती है तो जनरली लोग इन नियमों को एक्सपेक्ट करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। इस एग्जाम्पल से आप इसको और समझ सकते हैं कि यदि कोई साइट अनरिस्पॉन्सिव है या लोड करने में बहुत अधिक समय लेती है तो लोग उसे बंद कर देंगे। यह वैसा ही है जैसे अगर उन्हें किसी ने इग्नोर कर दिया हो या जो उन्होंने कहा था उस पर नॉनसेंस तरीके से रिस्पॉन्ड कर दिया हो। इसलिए आप जब किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं तो यह जरूरी है दोस्तों कि आप अपने ऑडियंस के साथ होने वाले इंटरैक्शन के बारे में सोचें। इंश्योर करें कि यह सोशल इंटरैक्शन के रूल्स को फॉलो करता है। दोस्तों, लोगों का मन भटकता है, लेकिन आप अपने डिजाइन से कम्युनिकेशन को इनकरेज कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ज्यादातर लोगों को बिना किसी इंफॉर्मेशन के ग्रैब करें। एक ही सेंटेंस को बार बार पढ़ने का एक डरावना एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, तो इससे बचना बेहद आवश्यक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में की गई एक स्टडी में पाया गया है कि लोगों का मानना है कि उनका दिमाग 10% समय भटकता है, बट वास्तविकता में यह समय 30% से अधिक होता है। कहते हैं कि अगर आप एक खाली हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो लगभग 70% तक आपका दिमाग भटकना पॉसिबल है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप डिजाइनिंग के प्रोसेस में हो तो यह याद रखना बहुत जरूरी है कि लोगों का दिमाग भटकता है और वे लिमिटेड समय के लिए ही कुछ चीजों पे फोकस कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप किसी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो तो टेक्स्ट के डेंस ब्लॉक से स्वागत करने वाले वेलकम पेज का कोई मतलब नहीं होगा। लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। समझदारी यह होगी कि आप इंफॉर्मेशन को इमेज के रूप में तोड़ लें। टेक्स्ट फॉर्मेट्स के साथ वीडियो जैसी अन्य मीडिया शामिल करें। यह आपके ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट पर फोकस कराएगा और भटक जाने के इल्यूजन से आपको बचाएगा। दोस्तों, भटकता मन ऑपोजिट फ्लो स्टेट है। क्या आप कभी किसी एक्टिविटी में इतना तल्लीन यानी इन्वॉल्व हुए हैं कि आपको समय का पता ही ना चला हो? अगर ऐसा है तो आपने एक फ्लो स्टेट का अनुभव किया है। दोस्तों, जब आप इस मोड में होते हैं यानी फ्लो स्टेट के मोड में होते हैं तो आप लगभग हमेशा एक स्पेसिफिक सक्सेसफुल लक्ष्य की ओर काम कर रहे होते हैं। शायद आप अपनी बाइक को फिक्स कर रहे हो या मैराथन को फिनिश कर रहे हो, कोई भी मैटर हो सकता है। पर जब आप एक सर्टेन गोल की ओर बढ़ रहे होते हैं तो अन्य गोल से रिलेटेड थॉट्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाते और आप एक कंटिन्यूस फ्लो महसूस करते हैं। और ये एक ऐसा इंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है जिसमें लोग अक्सर वापस जाना चाहते हैं। हालांकि फ्लो केवल तभी अराइज होता है जब किसी व्यक्ति के हाथ में वो काम होता है जिस पर वह गहराई से फोकस करना चाहता है। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन होता है तो वह फ्लो ब्रेक हो जाता है। तो दोस्तों, जब लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करें उस समय लोगों के लिए एक फ्लो स्टेट बनाने के लिए आपको हो रहे किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को कम करना चाहिए। आप जानते हैं कि ये कैसे करते हैं। दोस्तों, लोग एक लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना से मोटिवेट होते हैं और डोपामिन भी इसमें उनकी मदद करता है। जब ट्विटर या इंस्टाग्राम पर कोई नोटिफिकेशन पॉप होती है या जब कोई ईमेल आता है तो ज्यादातर लोगों को थोड़ा रोमांच महसूस होता है और ये एक्साइटमेंट डोपामिन के सिनेरियोस के कारण होता है, जो एक ऐसा केमिकल है जो माइंड के प्लेजर सिस्टम को कंट्रोल करता है और ऐसे ही आपकी एंजॉयमेंट की फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि लोग अपने डिजाइन का यूज करते समय एक फ्लो स्टेट का एक्सपीरियंस करें तो आपको लगातार फीडबैक देना होगा। स्पेशली यह इंपॉर्टेंट है जब ऑनलाइन कुछ चीजें डिजाइन कर रहे हो। तो दोस्तों, ऐसा करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप मैसेज सेंड करें जो लोगों को उनके परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन से अपडेट कराए। ब्रीफ में यह वैसा ही है जैसे सोशल मीडिया ऐप काम करते हैं। इसके बारे में सोचें। छोटे छोटे रेड नोटिफिकेशन आपको डोपामिन की खुराक देते हैं
और इस डोज की उम्मीद आपको ऐप का यूज जारी रखने के लिए प्रेरित यानी मोटिवेट करती है। यह इंस्टेंट खुशी के लिए एक इजी एक्सेस है जो सोशल मीडिया को इतना एडिक्टिव बनाता है। लोगों के लिए मोटिवेशन का एक अन्य मेजर सोर्स यह जानना है कि एंड गोल करीब है। इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको अपनी फेवरेट लोकल कॉफी शॉप पर एक फ्रीक्वेंट बायर कार्ड ऑफर हुआ है। हर बार एक कप खरीदते हैं तो आपको एक स्टैंप मिलता है और जब आपका कार्ड भर जाता है तो आपको एक फ्री कॉफी मिलती है। तो दोस्तों इमेजिन करें कि आपको 2 कार्डों के बीच में एक को चूज करना है। एक में 10 बिना स्टैम्प किए गए बॉक्सेस हैं और दूसरे में 12 बॉक्स हैं जिनमें से 2 पहले से स्टैम्प हो चुके हैं। बेशक दोनों ही मामलों में आपको 10 कॉफी खरीदनी होंगी, लेकिन 12 बॉक्सेस वाला कार्ड आपको अपने फ्री कप को तेजी से लेने के लिए इंकरेज करेगा। यह गोल ग्रेडियंट इफेक्ट के कारण होता है दोस्तों। लोग अपने बिहेवियर में तेजी तब लाते हैं जब वे एक लक्ष्य तक पहुंचने के करीब जाते हैं। इसलिए पहले से ही 2 स्टैम्प्ड कार्ड के साथ आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इसे प्राप्त करने के करीब हैं, जैसा ये सिनेरियो डिमॉन्स्ट्रेट करता है। दोस्तों जब लोग फिनिश लाइन के और करीब जाते हैं तब वो और मोटिवेट फील करते हैं, भले ही ये सब एक भ्रम यानी इल्यूजन हो। लोग ये सोचते हैं कि उनके पास उनकी चॉइसेस का कंट्रोल है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे डिसीजन अनकॉन्शियसली लोग लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक हार्टी डिनर के बाद आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, एक डेजर्ट्स के मेन्यू लिस्ट को देख रहे हैं। पढ़ने के 5 मिनट के बाद आप महसूस करते हैं कि आपने इसे आधा ही पढ़ा है। कुछ लोगों के लिए इतने सारे ऑप्शन स्वर्ग की तरह हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन क्या यह वास्तव में एक अच्छी बात है? खैर, इसे देखने के 2 तरीके हैं, आइए समझते हैं। एक तरफ बहुत सारे ऑप्शन होने से आप वास्तव में क्या चाहते हैं उसे प्राप्त करना डिफिकल्ट हो सकता है। दोस्तों अक्सर लोगों को इतनी सारी पॉसिबिलिटीज एक तमाशे की तरह प्रेजेंट होती है, तब वे ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। अंततः रैंडमली कुछ ऐसा चुनते हैं जो काफी उन्हें अच्छा सा लगता है और इसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। दूसरे केस में लोगों को मल्टीपल चॉइसेस होना अच्छा लगता है। अधिकतर लोगों के लिए ज्यादा चॉइसेस ज्यादा कंट्रोल करने के बराबर होती है, और कंट्रोल एक अच्छी बात है क्योंकि जिस पर्सन का अपने एनवायरनमेंट पर बेटर कंट्रोल होता है उस पर्सन के सरवाइव करने के चांसेस भी बेटर होते हैं। इसलिए जब भी आपको कुछ डिजाइन करना है तो आपको इन दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना होगा। आप समझ पा रहे हैं ना? मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि डिजाइन बनाते वक्त लोगों को बहुत सारी चॉइसेस का भ्रम यानी इल्यूजन दे। इस तरह उन्हें लगेगा कि उन्हें एक डिसीजन लेना है, लेकिन अंतिम परिणाम एंड आउटकम एक ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एप्पल का एक नया आईफोन खरीद रहे हैं। आपको गोल्ड, रोज गोल्ड या सिल्वर के बीच में से पिक करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप भी जानते हैं एट द एंड ऑफ द डे रंग पसंद करना डिसीजन को थोड़ा डिफरेंट तो बनाता है, पर अभी भी तो आप एक एप्पल का प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं। तो एप्पल कंपनी भी इस तरीके के डिजाइन और प्लान्स बनाती हैं जिससे कस्टमर और ईगर हो उनके प्रोडक्ट खरीदने में। दूसरे शब्दों में, यदि आप उस इमेजिनरी रेस्टोरेंट के ओनर थे तो उदाहरण के लिए एक तरीके की डेजर्ट आइसक्रीम को कई वेरिएशन जैसे कि वैनिला, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता एक्सेट्रा को ऑफर करना अधिक समझदारी वाला होगा, बजाय इसके कि आप डिसिमिलर डेजर्ट्स की वाइड वैरायटी रखें। तो एक डेजर्ट के कई सारे वेरिएशन लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों डिजाइनिंग एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल और स्ट्रेनस यानी एनर्जेटिक एक्सरसाइज है जिसमें कई फैक्टर्स पर विचार किया जा सकता है। हालांकि यदि आप इस बुक के टिप्स को ध्यान में रखते हैं तो आप प्रोसेस को आसानी से एक ऐसे मैनर में अप्रोच करेंगे जो एफिशिएंट, इफेक्टिव और होपफुली फन गिविंग भी हो। तो फाइनल समरी में मैं आपको यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं तो यह समझना इंपॉर्टेंट है कि लोगों के माइंड में यह डिजाइन कैसे काम करेगा। विजन यानी देखने से लेकर हमारी मेमोरी, हमारे अनकॉन्शियस डिसीजन मेकिंग कैसे इफेक्ट करती है किसी प्रोडक्ट की चॉइस को। दोस्तों एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के क्रिएशन के लिए जरूरी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को पहले समझा जाए। आपका डिजाइन आपके स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के अनुरूप होना चाहिए और हमें उसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना आना चाहिए। धन्यवाद। आप चैंपियन बने। मेरी